पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। पहले ये इजाफा 15 दिन के बाद होता था, उससे पहले एक और फार्मूला हुआ करता था, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील की जाती हैं और ज़्यादातर कीमतें बढ़ रही हैं। एक आध दफ़ा 35 पैसे कम किया गया, लेकिन जो बढ़ाया गया वो आपके सामने है। इस वक्त जो पिछले 4 दिनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, यानी 17 जुलाई को जुम्मे वाले दिन, फिर पीर वाले दिन, फिर मंगल वाले दिन, फिर बुध वाले दिन, तो ये जो लगातार कीमतें बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हैं 4 दिनों के अंदर, मजमूई तौर पे पेट्रोल की कीमत 16.5 रुपये बढ़ा दी गई है और डीज़ल की कीमत लगभग 52 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी आप अंदाज़ा करें, कभी 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर 35 पैसे सस्ता करते हैं, फिर 4 रुपये 93 पैसे बढ़ाते हैं, लगभग 5 रुपये ही, और फिर 6.5 रुपये बढ़ा देते हैं। इसी तरह डीज़ल जो है वो एक मरतबा 31 रुपये महंगा किया, फिर 5.25 रुपये महंगा किया, फिर 7.25 रुपये महंगा किया और फिर 7.25 रुपये महंगा कर दिया। तो इस तरह इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं। नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 327 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर और डीज़ल जो है वो 375 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर है। और सवाल पूछने वाले सवाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कुछ सवालात बनते हैं जो पूछे जाने चाहिए इनसे, और बार बार पूछे जाने चाहिए, और ये वज़ीर आज़म से और फील्ड मार्शल दोनों से पूछे जाने चाहिए। शहबाज राणा साहब ने भी ये सवालात उठाए हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट भी इन्हीं सवालात के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 102 रुपये का टैक्स क्यों ले रहे हैं। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि 80 रुपये आप लेवी के ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। ये अगर आपने लेना है तो GST के बराबर आप क्यों नहीं ले रहे, जो कि 18% बनता है, तो आप 80 रुपये क्यों ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप 7 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर फ्रेट क्यों वसूल कर रहे हैं। फिर जब कीमतें नीचे जा रही थी आलमी सतह पे, तब आप रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें कम क्यों नहीं करते, और जब कीमतें ऊपर जाने का आपको लगा कि अब ऊपर जाएंगी, तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो ये सारे सवालात पूछेगा कौन? वैसे तो अपोजिशन को पूछने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन काम किए ही नहीं। ये बदकिस्मती है। यानी एक तो ये सरकार जाली थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने अपनी पसंद के बंदे लाकर बिठा दिए थे, जालसाजी से इलेक्शन चोरी करके नकम्मे और नालायक लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया। लेकिन जो लोग इलेक्शन जीत कर आए थे, जिनका हक था हुकूमत बनाने का, वो अपोजिशन में आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं किया। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना बढ़ती हैं, आपको कहीं भी अपोजिशन नज़र आती है? नहीं। बिजली की कीमत अक्सर बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि 4 गुना कीमत हो गई बिजली की, और बिजली नापैद भी हो गई। कोई है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। गैस की कीमतों को पर लग गए, किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, गंदम का बहरान पैदा कर दिया, मजदूर तबाह हो गए। बजट के अंदर जो तबाही फेरी गई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, अब बिलावल जरदारी की वहां पे हुकूमत है, और PTI से ज़्यादा बेहतर अपोजिशन वो करने की कोशिश कर रहा है। यानी अपनी हुकूमत में खुद ही अपोजिशन कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा ड्रामा कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया, सवाए इसके कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ नहीं उठती। अभी 7 लाशें मजीद मिल गई हैं। वो जो धरने से लोग उठे थे वो बता रहे हैं जी 5 लाशें तो यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन कोई आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है। रज़ादार गैंग के मामला कहाँ गया? कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। अपोजिशन उस पर बात ही नहीं कर रही। किसी एक जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया। ये बदकिस्मती है कि आपको अपोजिशन भी मैसर ना हो। फिर ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि जी लोग हमारे साथ नहीं निकलते। भाई आप लोगों के साथ निकलते हैं जो लोग आपके साथ निकलें। लोगों के जितने मसाइल होते हैं, उन मसाइल में आप लोगों के साथ नहीं निकलते। तो जब आपके मसाइल हैं या आप आवाज़ देंगे, तो फिर लोग आपके साथ क्यों निकलें? लीडर वही है जो अवाम की बात करे और अवाम के साथ खड़ा हो। लेकिन जो लोग अवाम के साथ खड़े नहीं होंगे, अवाम उनके साथ भी खड़ी नहीं होगी। ये तो एक फैक्ट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। इनके पास तो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत है, और इमरान खान की मकबूलियत के सहारे ये हमेशा तो सियासत नहीं कर सकते। इन्हें ग्राउंड में पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के डर से ये अपोजिशन भी नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम खुद से एहतजाज को लीड करेंगे, हमने फैसला किया है, हमें मुज़ामत करनी पड़ेगी।
और हमें इमरान खान साहब की रिहाई का बोझ कह लें या जिम्मेदारी कह लें, वो हमें खुद उठानी पड़ेगी। हम अचकजई से या अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें खुद एहतजाज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, लेकिन एहतजाज किस नौइयत का? 5 अगस्त को ये एक जलसा करने जा रहे हैं एक स्टेडियम के अंदर, बस। यानी स्टेडियम अगर भर भी लेते हैं, वहाँ पे अगर 50,000 आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, स्टेडियम को भर लेते हैं पेशावर में, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो उससे क्या होगा? एक जलसा करने से कुछ भी नहीं होगा। पहले भी इन्होंने बहुत जलसे किए। इमरान खान की रिहाई का पूरा एक रोड मैप इन्हें देना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत को मुसीबत डालनी पड़ेगी, जैसे आज़ाद कश्मीर में लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। अब जब आज़ाद कश्मीर में ये सारे लोग अंगेज थे, वो अपना हक मांग रहे थे, उस वक्त आप भी अपने हक के लिए खड़े हो जाते। बलूचिस्तान में भी लोग हक मांग रहे थे। हर तरफ से हुकूमत को मुसीबत डालते तो हुकूमत को जमहूरियत ज़रूर याद आ जाती, इंसानी हुकूक ज़रूर याद आ जाते। लेकिन जब भी कभी ये हुकूमत मुसीबत में होती है तो पीटीआई फौरन थोड़ा पीछे हट जाती है कि ज़रा हुकूमत मुसीबत से निकल ले, उसके बाद फिर हम मामलात को देखेंगे। यानी इससे ज़्यादा इस हुकूमत की सहूलतकारी क्या हो सकती है जो बैरिस्टर गौर साहब ने की है कि डी चौक में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, जो सबसे अहम इशू है, उस पर मुतीउल्लाह जान को भी उठा लिया गया था उस मामले में। हालांकि वो रिपोर्टिंग कर रहा था, सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डाला गया जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस मामले में वो गवाही देने के लिए ही नहीं गया। बैरिस्टर गौर साहब गवाही देने के लिए गए ही नहीं, गवाह के तौर पे नाम डाला हुआ था। और कई लोग और भी हैं, सुहेल अफरीदी भी है, शफीउल्लाह जान भी है, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का नाम होना चाहिए था, वो नाम ही नहीं है। उमर यूब साहब का नाम जो है वो गवाहों में लिखवाया ही नहीं गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ कह रही है जी अब हम खुद एहतजाज करेंगे, स्टेडियम के अंदर एहतजाज करेंगे पेशावर में। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान स्टेडियम से निकला था और निकलकर पूरे पाकिस्तान में वो छा गया, बल्कि दुनिया में उसने अपना एक मुकाम बनाया। 92 में उसने स्टेडियम को छोड़ दिया था। आज जनाब अली 2026 में उसकी पार्टी वापस स्टेडियम में जा रही है और स्टेडियम में जाके जलसा करने वाले हैं। इमरान खान खुद जब बाहर थे तो इस एज के अंदर और बदतरीन मुखालफत के बावजूद, जब उनके पास ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, उन्होंने 50 जलसों से ज़्यादा जलसे कर दिए थे। आनन फानन वो जलसे करते थे, हर तरफ जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान की आदत भी एक एक महीने में एक एक जलसा नहीं कर पाती। अब वो 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पे तहरीक इंसाफ का आम वर्कर सुहेल अफरीदी को आईना दिखाएगा और उनके साथियों को आईना दिखाएगा कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए अपना अमली किरदार अदा करो। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, ये सारा इक़्तिदार ये मिलता रहता है। ये तो आप एस्टेब्लिशमेंट से छीन लेंगे तो हमेशा ही आपके पास रहेगा, तो ये डर डर के आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत की ज़रा तरजीहात चेक करें। ये खबर मैं आपको देता हूँ। अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाला हुआ है, लोड शेडिंग कर रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं जी आप ना बचत करें, और कौमी बचत की हमने स्कीम मुतारफ़ करवाई हुई है और ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, हमने पैसा बचाना है। और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए के नए अलाउंसेस की मंजूरी दे दी गई। बजट में 180 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है, इजाफी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। ये वफाकी काबीना ने आला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी, जो कि 4 सालों में दूसरा बड़ा अलाउंस है जो ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है। और कफायत शारी के दावे किए जाते हैं। 180 करोड़ रुपया मजीद ब्यूरोक्रेसी के नाम कर दिया गया। यह है नादरीन पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल और इनकी तरजीहात। आज़ाद कश्मीर में नादरीन आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो टाइम कहा गया था कि आपने इस वक्त तक रुकना और कोई लॉन्ग मार्च आपने नहीं करना और मजीद कोई एहतजाजी अनाउंसमेंट नहीं करनी, वो टाइम अब गुजर चुका है। आज जो है वो 23 तारीख है, वो शोहदा का दिन मना रहे हैं और जो लोग शहीद हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आज के दिन में उन्हें याद किया जाएगा। तो इस दिन बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। अगर तो आज डेवलपमेंट ना हुई और मुआहदा हतमी तौर पे तय ना पा गया और चीज़ें अमली तौर पे एक्टिवेट ना हो गई, तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि इलेक्शन को 3 मराहिल में करके एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, इसके मुकाबले में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इसी लेवल की कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट होती है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 12 घंटों में आपको बड़ी खबर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ख़ास तौर पे,
तो मेरे अंदाजे में अब वक्त बहुत कम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास। उनको अगर कुछ करना है तो डू एंड डाई की सिचुएशन है और वो उनको अभी करना है। इसके बाद जो है वो हालत वो हो जाएगी कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। नाजरीन, अब जरा थोड़ी सी बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने वार्न किया था यमन को, सऊदी अरब ने भी वार्न किया था यमन को, और यमन ने सऊदी अरब को वार्निंग दी थी। लेकिन यमन ने किसी भी वार्निंग को वो खातिर में नहीं लाए, उन्होंने हमला कर दिया। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है अंसीलिया। ये दोनों ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स हैं। ये तेल से भरे हुए ये जा रहे थे बहरा अहमर में से, जिसको आप रेड सी कहते हैं। देखिए यहां पे ना जो समंदर है उसमें 2 ऐसे एरियाज हैं जो बड़े हसास हैं। एक आबनाए हुर्मुज़ है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और एक जो है वो यमन के बिल्कुल कॉर्नर से, जिसको बाब मंदब कहते हैं। तो बाबल मंदब जो है ये आबनाए हुर्मुज़ से भी ज्यादा एक बारीक एरिया है। आपकी यूरोप को जितनी सप्लाई जाती है, चाहे वो चाइना से जा रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से जा रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया से जा रही है, चाहे वो कई अफ्रीकी ममालिक से जा रही है, ये जितनी सप्लाई जाती है यूरोप को, वो ज्यादातर ये पानी का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसको बहरा अहमर कहते हैं, या आप अंग्रेजी में उसको रेड सी कहते हैं। यहां से ऊपर मिस्र के अंदर एक स्वेज कैनाल है जिसको इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज मेडिटरेनियन सी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बहरा मुर्दार में, और वहां से वो फिर सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को, बरतानिया को, बाकी ममालिक को। तो अब मामला यह है कि जो रेड सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे बाबुल मंदब के करीब अटैक किया है 2 ऑयल टैंकर के ऊपर और दोनों में आग लगी हुई है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इत्तला के मुताबिक दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर आग लगी हुई है और दोनों का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। ऐसे में एक वार्निंग भी जारी की गई है और ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। बहरा अहमर से दूर रहे। यूरोपीय यूनियन की सऊदी अरब, इसराइल और अमरीकी जहाज़ों को ख़ास तौर पे उन्होंने हदायत दी है। और उन्होंने एक और बात की कि सिर्फ सऊदी अरब के जहाज़ों को ख़तरा नहीं है, बल्कि जो बाकी शिपिंग कंपनीज हैं वो भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि यमन ये समझता है कि जो भी जहाज़ सऊदी अरब के बंदरगाहों के ऊपर जाएंगे या वहाँ से गुजरेंगे वो सऊदी अरब को फ़ायदा दे रहे हैं, तो वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। सऊदी अरब ने इसके ऊपर वार्निंग जारी की है। इससे पहले सऊदी अरब ने बड़ा तगड़ा जवाब कई मरतबा यमन के जो हौसी हैं उनको दिया है, और इस मरतबा पाकिस्तान भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने बाकायदा वार्निंग भी जारी की थी। जब हौसियों ने ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की, लेकिन उनके पास हथियार इस नौयत के कहाँ से आए, ये है वो बड़ा सबसे सवाल। यानी वो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस किस्म के हथियार ईरान के पास हैं, बिल्कुल वैसे मिलते जुलते हथियार जो हैं, या उतनी काबिलियत वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हथियार जो हैं वो यमन वालों के पास भी हैं, और वो आसपास के मुल्कों को मुसीबत डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत तो उनमें है, क्योंकि देखिए ज़मीन उनके पास है ना, कब्ज़ा उनके पास है। तो यहाँ से बाब मंदब को अगर वो बंद करते हैं या बाबुल मंदब के ऊपर वो अटैक करते हैं गुजरने वाले जहाज़ों को, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसी बात पे यूरोपीय यूनियन ने खबरदार भी किया है। नादरीन, इसमें एक चीज़ का और आप इजाफा कर लें कि इस वक्त 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जंगी झड़पें जारी हैं। एक दूसरे के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। ईरान ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका फ़िज़ाई हमले करता है। अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे एरियाज में बड़े खौफनाक अटैक किए हैं और बार बार फ़िज़ाई हमले कर रहा है। एक एक दिन में दर्जनों धमाके ईरान के अंदर होते हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अब तक, जो अमेरिका ने कंफर्म किया, 4 अमरीकी फ़ौजी मार दिए, जिसमें एक खातून फ़ौजी भी है। और वो बड़े पैमाने पर अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं अरब ममालिक में, उनको निशाना बना रहा है। काली बाफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी अगर यहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से हम अपना तेल नहीं बेच सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं बेच सकता। यानी अगर तेल हम नहीं बेचेंगे तो फिर हम किसी को भी नहीं बेचने देंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान का तेल ना बिके तो इराक से अमेरिकन कंपनियां तेल निकालें या कुवैत से निकालें या सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, इनका तेल यहाँ से निकल कर जाए और दुनिया को बिक जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा तो किसी का भी नहीं बिकेगा। ये जनाब एक वार्निंग जारी की है कालीबाफ ने, और वो ऐसा लगता है कि इसी चीज़ के ऊपर कारबंद है, वो इसके ऊपर डट कर खड़े हैं। नादरीन, मैंने ना कुछ मनाजिर देखे अमेरिका में। अमरीकी जो वजीर जंग है या वजीर दिफा आप कह लें, पीट हेग्सेट, वो सहाफ़ियों के और पार्लियामेंटेरियंस के, जो उनके सियासतदान हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहा था।
मैंने बार बार देखा कि उससे बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं। उससे यह भी पूछा जाता है कि कितने लोग हमारे मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। यह भी पूछा जाता है कि तुमने जाके जब अटैक किया तो सिविलियंस का नुकसान क्यों किया। यह भी पूछा जाता है कि क्या हमारी फौज जो है वो जंगी जराइम में मुलव्विस है। फिर यह भी पूछा जाता है कि जनाब हमारे कितने हथियार रह गए हैं और कितने हथियार इस्तेमाल हो गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि जनाब आप कितना खर्चा कर रहे हैं अमरीकियों का इस जंग के ऊपर। और मैं हैरान होता हूं कि वो वहां पे जवाब देने पर मजबूर होता है। अमरीकी वजीर जंग इन बातों का जवाब देता है। वहां कोई नहीं कहता कि यह सवाल करने वाला गद्दार है। वहां कोई नहीं कहता कि सवाल करने वाला बागी है। वहां कोई नहीं कहता कि दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन के साथ मिला हुआ है। अमेरिका में यह ट्रेंड नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इक्का दुक्का बार ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन सिस्टम हमें यह बता रहा है कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंडिया में देखें नौजवान निकले, कितनी बड़ी तादाद में निकले। इंडियन फौज के पास, उनकी पुलिस के पास भी राइफलें हैं, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं और उनके पास भी बड़े अच्छे हथियार हैं। वो इस्तेमाल भी करते हैं जंग में, लड़ाई में। लेकिन आप देखें उन्होंने किसी नौजवान को गोली नहीं मारी। इंडिया के पास भी रॉ नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने जबरी तौर पे लापता नहीं किया अपने नौजवानों को। अच्छा, वो भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़नी आती हैं, दीवारें क्रॉस करनी आती हैं, फलांगना आता है, मार कुटाई वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं किया, लोगों के घर नहीं तोड़े, लोगों के बेडरूम्स के अंदर नहीं घुसे, जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया और जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई। कितना फर्क है। और हमारे टाउट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया कितना जुल्म कर रहा है नौजवानों पे। और भाई जो पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया, पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो जुल्म हो गया नौजवानों के ऊपर, उसका तो अशरे अशीर भी इंडिया में नहीं हुआ। ये जो अभी खेल खेला जा रहा है या जो अभी सारा एपिसोड इंडिया में हो रहा है, इसको आप जुल्म कहते हैं। तो फिर जो पाकिस्तान में हुआ उसको आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं कोई इंडिया की हमायत नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है नौजवान खड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी ऐसे ही खड़े हों। जब ये श्रीलंका में खड़े हुए थे हमें तब भी अच्छा लगा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आकर मुसल्लत हो गई है और उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट कायम कर ली है, इनसे जान छुड़वानी चाहिए। खित्ते के नौजवानों का हक है आगे बढ़ने का। मैं सपोर्ट करता हूं जो काकरोच जनता पार्टी के नौजवान कर रहे हैं उसको, बिल्कुल। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ वो नहीं किया जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। मारंग बलोच, ईमान मजारी आपके सामने दो मिसालें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद किधर है, अब कौन जानता है। सहाफियों को बकायदा इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदे आकर जेलों के अंदर धमकाते रहे कि खबरदार आज के बाद अगर तुमने नाम भी लिया तो, या खबरदार आज के बाद तुम हमारी मर्जी या मंशा के बगैर कोई खबर देने की कोशिश भी करो तो। ये हालात हैं नादरीन पाकिस्तान में, तो इसलिए तनकीद तो बनती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का